वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। आप लोग को स्टॉक मार्केट का बिगिनर सीरीज़ का पार्ट 3 में स्वागत है। दोस्तों ऑलरेडी हमने पार्ट 1 पार्ट 2 किया है पहले। अगर आप हमारा पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा तो प्लीज़ आप जाके वो पार्ट देख के फिर इसको देख लीजिए, क्योंकि जैसे हमने पहले भी बोला है कि हर पार्ट लिंक्ड विथ प्रीवियस पार्ट होता है, कि हम लोग उसका कंटिन्यूशन को आपको दे रहे हैं। दोस्तों IPO, NSE, BSE इसका बारे में हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस पार्ट 2 में डिटेल में देखा हुआ है। तो दोस्तों अब तक आपको शायद बहुत सारा चीज़ हमने बताया। पार्ट 1 में हमने एक्सप्लेन किया था कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है, तो आपको कैसा आपको कैपिटल जनरेट करना है। तो 50,000 से कैसे 10 करोड़ करते हैं हम 30 साल में। तो ये कैलकुलेशन पर हम पार्ट 1 में ऑलरेडी दिया। तो पार्ट 2 में हम लोग ने कौन सा बैंक अच्छा है, क्या क्या सर्विस चार्जेस है, और IPO क्या होता है, NSE और BSE के बारे में ब्रीफ आइडिया आपको पार्ट 2 में दिया। दोस्तों पार्ट 3 में ये सारा बेसिक चीज़ रहेंगे, तो ये ज़रूरी है क्योंकि हम लोग डे टू डे ट्रेडिंग में अगर स्टॉक मार्केट में आप निवेश करते हैं तो ये टर्म्स हमको जानना ज़रूरी है। दोस्तों बेसिकली मैं भी कुछ अकाउंट्स बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से, बट बिगिनिंग में थोड़ा मुश्किल था, बट आपको अच्छा से एक्सप्लेन करने का मैं कोशिश करेगा। आप वीडियो को पूरा देख लीजिए तो आपको शायद थोड़ा टर्म्स आप जानते हैं, थोड़ा नहीं जानते हैं, तो आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिए। अगर आपका पास टाइम नहीं है तो वीडियो इधर स्टॉप कीजिए, फिर आपको टाइम मिलता है तो आप आके देख लीजिए। जो भी टर्म्स आपको समझ में नहीं आता है आप पॉज करके टाइम लेके देख सकते हैं। जो भी कैलकुलेशंस है आगे अगर समझ में नहीं आते तो आप पॉज कीजिए, फिर आपको कैलकुलेशन करके खुद आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों जैसा हमने बोला, ये सीरीज़ जो रहेगा 18 to 35 एज ग्रुप के लिए एक्सक्लूसिवली हम कर रहे हैं, क्योंकि आप अर्ली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी आपको वेल्थ क्रिएट हो जाइए। तो आपको मोटिवेट करने के लिए ये वीडियो सीरीज़ हम बना रहे हैं। तो दोस्तों इधर आप देख सकते हैं सिंबल जो है कंपनी स्टॉक का नेम है। लाइक हम एग्जांपल में लिया, हम NSE का वेबसाइट में NSE के बारे में ऑलरेडी आप जानते हैं, प्रीवियस वीडियो में हमने बताया। तो सिंबल क्या होता है, तो इन्फोसिस लिमिटेड है, इसको एक सिंबल दिया जाता है कि आप इजी में आप इधर सर्च ऑप्शन में जाके INFI टाइप करेंगे तो आपको इन्फोसिस आएंगे। ये जो सिंबल है वो यूनिक रहेगा, मतलब इन्फोसिस को इन्होंने ये सिंबल दिया हुआ है, इसको हम सिंबल बोलते हैं। तो बाकी चीज़ें हम आगे विथ एग्जांपल देखते हैं। इक्विटी, एन इक्विटी मार्केट इज ए मार्केट इन विच शेयर्स ऑफ कंपनीज आर इशूड एंड ट्रेडेड either through exchanges or over the counter markets, also known as the stock market. तो it is one of the most vital areas of market economy. तो इक्विटी मार्केट जो होता है, हम इधर स्टॉक्स को बाई एंड सेल करते हैं, इसको इक्विटी मार्केट बोलते हैं। तो डिराइवेटिव्स भी है, तो दूसरा भी है। तो हम प्योरली अभी इक्विटी के बारे में बात करें तो उतना ही देख लेते हैं। तो इधर हम जो भी स्टॉक बाई सेल करेंगे तो हमारे लिए एक मार्केट प्लेस है, तो इसके लिए इक्विटी मार्केट बोलते हैं। तो ट्रेडिंग जो है ये सिंपल बात है, स्टॉक ट्रेडिंग इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग स्टॉक्स फ्रीक्वेंटली इन एन अटेम्प्ट टू टाइम द मार्केट। तो ट्रेडिंग का सिंपल बात है कि हम स्टॉक बाई सेल करते हैं, उसको ट्रेडिंग बोलते हैं। तो दोस्तों फेस वैल्यू, तो इधर जो भी टर्म्स हम बोल रहे हैं ना, ये वेरी बेसिक थिंग्स है, हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। तो जस्ट आपको एक बेसिक आइडिया के लिए ये वीडियो रहेगा। तो आप नेक्स्ट टाइम आप किधर भी NSE का वेबसाइट में जाएंगे, मनी कंट्रोल में जाएंगे, इकोनॉमिक टाइम्स में जाएंगे, जो भी आप स्टॉक्स रिलेटेड आप चीज़ें देखेंगे तो ये बेसिक टर्म्स आपको हमेशा मिलता है। तो आपको जस्ट एक आइडिया रहता है। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू इज़ ए फाइनेंशियल टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द नॉमिनल और प्राइस वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी। ये जो जब भी नॉर्मली लिस्टिंग होता है तो 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू होता है, जो हमने इधर दिखाया स्क्रीन में, ये इन्फोसिस का है। तो स्प्लिट होके 5 हो गया। तो स्प्लिट क्या है वो भी आगे देख लेते हैं। दोस्तों हर टर्म्स हम यूज़ करते हैं ना, उसको सब मैंने बेसिक चीज़ को इधर ये सीरीज़ में कवर किया हुआ है। तो बुक वैल्यू पर शेयर, ये जो होता है बुक वैल्यू होता है। तो मतलब आपका जो कैलकुलेशन का बेसिस में, फाइनेंशियल कैलकुलेशन के हिसाब से रियल उसका बुक वैल्यू 179.42 है, फेस वैल्यू 5 है, बट इसका अभी मार्केट वैल्यू जो होता है 1712 है। मतलब 3 चीज़ होता है, एक फेस वैल्यू, एक होता है बुक वैल्यू, और एक होता है
करंट मार्केट प्राइस। जो भी ट्रेडिंग करते हैं करंट मार्केट प्राइस में रहते हैं। अभी जो भी बोनस डिविडेंड वगैरह देता है तो फेस वैल्यू का कैलकुलेशन का बेसिस में देता है। तो डिविडेंड क्या है, बोनस क्या है, वो भी आगे देख लेते हैं। तो बुक वैल्यू इधर देख लीजिए। बुक वैल्यू पर शेयर इज कैलकुलेटेड बाय टोटलिंग द कंपनीज असेट, सब्सट्रैक्टिंग ऑल डेप्ट, liabilities and the liquidation price of preferred stock, then dividing the result by the number of आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑफ कॉमन स्टॉक। मतलब इनका जो भी डेप्ट है, जो भी उनका बोरोइंग्स है, सब माइनस करके तो नंबर ऑफ स्टॉक से उसको डिवाइड करता है। तो बाद में जो वैल्यू आता है उसको बुक वैल्यू बोलते हैं। तो और एक टर्म है BVPS। आप फाइनेंशियल्स में आप देखते हैं तो आपको ये बुक वैल्यू पर शेयर BVPS करके लिख के रहता है। तो आपको समझना है कि बुक वैल्यू पर शेयर इज़ द रेशियो ऑफ इक्विटी अवेलेबल टू कॉमन शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाई द नंबर ऑफ द आउटस्टैंडिंग शेयर्स। दिस फिगर रिप्रेजेंट द मिनिमम वैल्यू ऑफ कंपनीज इक्विटी एंड मेजर्स द बुक वैल्यू ऑफ फर्म ऑन पर शेयर बेसिस। तो दोस्तों, अगर आपको स्पीड लग रहा है हमको, ताकि वीडियो बहुत लंबा ना करना है, इसके लिए हम जल्दी जल्दी जा रहे हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप पॉज कीजिए, फिर से रिवाइंड की दीजिए, बार बार आप देख सकते हैं। तो करंट मार्केट प्राइस, व्हेन इट कम्स टू स्टॉक ट्रेडिंग द वर्ड CMP रिप्रेजेंट द करंट मार्केट प्राइस। CMP नॉर्मली यूज़ करते हैं अब्रिवेशन, तो इसका CMP का मतलब है करंट मार्केट प्राइस। अब देख सकते हैं जैसे हमने पहले बोला इन्फोसिस लिमिटेड, इसका CMP 1712 है। तो फेस वैल्यू हमने डिस्कस किया, बुक वैल्यू पर शेयर हमने डिस्कस किया BVPS, और ये जो है करंट मार्केट प्राइस। तो अब का जो प्राइस चल रहा है इसको करंट मार्केट प्राइस बोलते हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग, नॉर्मली आप पहले भी सुना रहेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग, हम बिल्कुल नहीं करते अभी। तो हमने पहले ट्राई भी किया था, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं होता है। अगर आपके पास टाइम है, वो ट्रेडिंग करना है, तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग में इंटरेस्ट दिखा के देख सकते हैं। तो हम नॉर्मली आपको इनकरेज करते हैं कि आप इन्वेस्टर बनिए, ना कि ट्रेडर। सो ट्रेडिंग मीन्स आप स्टॉक को उसी दिन बाई करते हैं और उसी दिन सेल करते हैं। तो आप डिलीवरी नहीं लेते हैं, मतलब आपका डीमैट अकाउंट में ये स्टॉक डिलीवरी नहीं होता, इसके लिए इंट्राडे बोलते हैं। अगर सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन, तो अगर आप स्टॉक बाई किया तो उसी दिन आप सेल नहीं करते, तो आपको डीमैट में डिलीवरी होता है, तो उसको डिलीवरी बोलते हैं। मीन्स नंबर ऑफ शेयर्स marked for delivery from the total traded quantity. For example, total traded quantity of a stock A is 100, assuming out of 100 deliverable quantity is 60. It means the balance 40 shares were traded intraday and only 60 shares are marked for delivery. तो आपको ये दोनों इंटरलिंक है, तो इसके लिए हमने साथ में दिया। मतलब 100 एक स्टॉक का 100 शेयर्स बाई एंड सेल हो गया, उसमें 60 शेयर्स कोई बाई कर रहा है और उसको डिलीवरी में ले रहा है, और 40 बाई किया उसी दिन सेल किया। एक ने बाई किया और दोबारा सेल किया, तो वो डिलीवरी में नहीं जाता है, तो उनका डिलीवरी परसेंटेज रहेगा 60। आप इधर देख सकते हैं, ये एक्चुअल एग्जांपल हमने लिया इन्फोसिस लिमिटेड का, जो हमने पहले दिखाया, ये 13 अगस्त का है। तो क्वांटिटी ट्रेडेड आप देख सकते हैं 56,12,790। तो इसमें डिलीवरेबल 33,35,284। बाकी जो भी बाकी था वो सब इंट्राडे में जाता है। तो इसका परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं तो सिंपल परसेंटेज है 59.42% डिलीवरी। तो जितना जितना ज़्यादा डिलीवरी होता है, मतलब स्टॉक में कुछ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, मतलब आपको लॉन्ग टर्म के लिए बाई करना चाहते हैं। जो इंट्राडे है तो वॉल्यूम बढ़ता है, तो आप आज ही लेंगे आज ही भेजेंगे। जब भी डिलीवरी परसेंट कभी बढ़ता है, ताकि ट्रेडर को इन्वेस्टर को उसमें कॉन्फिडेंट रहेगा, ये लंबा टाइम में हमको अच्छे रिटर्न्स देगा, इसके लिए वो बाई करके अपने पास रखना चाहते हैं, उसको डिलीवरी बोलते हैं। तो नेक्स्ट FT52WH 52WL, तो ये सिंपल है, 52 वीक्स हाई 52 वीक्स लो। तो 52 वीक्स हाई बोलेगा तो एक साल में 52 वीक्स होता है, तो 12 महीने में जो हाईएस्ट प्राइस है, द 52 वीक हाई इज़ द हाईएस्ट प्राइस दैट द स्टॉक हैज़ traded over 12 month period, or the 52 weeks low is the lowest price that stock has traded at over 12 month। मतलब ये सिंपल है, एक साल में जो हाईएस्ट प्राइस था, देखिए इसका 13 अगस्त को 1722 था, ये हाईएस्ट प्राइस है। जब भी हमने ये वीडियो के लिए मैं ड्राफ्ट बना रहा था उसी दिन इसका हाई था। तो 1 सितंबर 2020, पिछले साल सितंबर 1 तारीख को 912 का लो बनाया था। मतलब
आप अगर उस एक साल में लोएस्ट प्राइस आपको मिल रहा था 912, तो आप इधर देख सकते हैं। तो सेम हमने थोड़ा बड़ा करके आपको बताया। और ये नॉर्मली आपको सुनने मिलते हैं अपर बैंड लोअर बैंड। आज जैसा अपर बैंड लोअर बैंड कैसा कैलकुलेट करते हैं, सो आप इधर देखिए, लोअर एंड अपर बैंड प्राइस बैंड कैलकुलेशन, द प्राइस बैंड फॉर द इन्फी इज 10%। तो हर स्टॉक का अलग अलग होता है, कोई स्टॉक का 5% रहेगा सर्किट लिमिट, कोई इसका 10% रहेगा, कोई इसका 20% रहेगा, कुछ स्टॉक्स का। तो अभी इन्फोसिस का 10% है। तो अपर सर्किट कैसा हमको कैलकुलेट करना है, तो देखिए अपर सर्किट अभी प्रीवियस डे का क्लोजिंग क्या है, इधर 1689, इधर देखिए ये प्रीवियस 168960 इज प्रीवियस डे का क्लोजिंग है, आज का नहीं बात कर रहे, प्रीवियस का, कल का। तो अभी इसका 10% कितना होता है, 168.96। तो आपको अपर बैंड रहेगा आज का दिन के लिए 1858.56। तो लोअर बैंड क्या है, 10% को माइनस कीजिए, 168.96 माइनस कल का प्रीवियस क्लोज का था 1520। मतलब अभी आज का दिन में ये स्टॉक ट्रेड होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1520 तक नीचे जा सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर का अपर बैंड 1858 तक जा सकते हैं, इसका ऊपर नहीं जाएगा, बाद में उसको लॉक हो जाएगा। तो आप इधर देख सकते हैं, व्हाट हैपन्स इफ स्टॉक हिट्स अपर सर्किट। तो इसके लिए बोलते हैं अपर सर्किट लोअर सर्किट। इफ ए स्टॉक हिट्स अपर सर्किट प्राइस यू विल हैव ओनली बायर्स एंड नो सेलर्स। जिधर स्टॉक कंटिन्यूसली बाई ही कर रहा है, कोई सेल ही नहीं कर रहा है, उस दिन उसका प्राइस अपर सर्किट हिट हो जाएगा, फिर आगे आपको ट्रेडिंग नहीं हो सकता है जब तक कोई बेचने को तैयारी नहीं है। सो यू विल नॉट बी एबल टू बाई बैक द स्टॉक सोल्ड फॉर इंट्राडे। तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होता है, इंट्राडे वाले को होता है। तो उनको कुछ ऑप्शंस ही नहीं रहते, तो उनको डिलीवरी लेना पड़ता है। इसके लिए अगर आपको फुल आइडिया नहीं है स्टॉक मार्केट के बारे में, तो आप इंट्राडे में फिर पहले से नहीं जाना है दोस्तों। रेजिस्टेंस सपोर्ट, ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। अगर आप स्टॉक को बाई करता है, सेल करना है, तो आपको अगर नेक्स्ट डे का बारे में देखना है तो रेजिस्टेंस सपोर्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। क्लासिकल सपोर्ट, हम लोग एक ही इधर क्लासिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बात करते हैं, इन डेप्थ आपको आगे भी जाके स्टडी कर सकते हैं। तो दिस मीन्स दैट वन स्पेसिफिक एरिया इज एक्टिंग एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एंड व्हेन द प्राइस इज अप्रॉक्सीमेटली इन दैट एरिया ट्रेडर शुड लुक टू बाई आर सेल। मतलब ये जो मूविंग एवरेजेस रहता है एक स्टॉक का, अभी इन्फोसिस का हम बात कर रहे हैं, तो लास्ट 200 डेज का, 3 मंथ्स का, आपको 1 वीक का, 1 मंथ का, तो कंटिन्यूस प्राइस का एक लिमिट होता है। मतलब सर्टन प्राइस में ये टच करेगा तो ये रेजिस्टेंस रहता है। मतलब ये प्राइस क्रॉस करेगा तो जस्ट लाइक रेजिस्टेंस 1 है, आप इधर देख सकते हैं 1726 क्रॉस करेगा, मतलब आपको फर्स्ट रेजिस्टेंस क्रॉस किया। नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल में रहेगा इसका 1739, मतलब इसको ब्रेक करना है। अगर ब्रेक नहीं किया तो वो गिर के फिर वापस इधर ही आ जाएगा। इसको भी ब्रेक करेगा, नेक्स्ट लेवल में जाएगा। तो अभी स्टॉप लॉस में ऐसा ही है, अगर आज ज़्यादा सेलर्स है तो मार्केट नीचे आएगा। तो किधर है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा 1694। तो कुछ मार्केट में ऐसा एक सिचुएशन आ जाता है तो ज़्यादा सेलिंग होता है, तो ये फिर ब्रेक करेगा, इसका नीचे नेक्स्ट लेवल रहेगा 1677। अगर इसको भी ब्रेक करेगा 1663। तो आपको क्या है, स्टॉप लॉस रखना है। अगर आपको इससे ज़्यादा नुकसान नहीं करना है, तो अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग नहीं करता है तो आपको एक स्टॉक में लगातार गिरावट आता है तो आप देख सकते हैं, हाँ एक लेवल को ये स्टॉप लॉस ब्रेक किया, अभी नेक्स्ट लेवल जाने के पहले आपको एग्जिट कर सकता है। अगर आपको बाई करना है तो आप वेट कर रहे हैं, सर्टन टाइम तक ये स्टॉक बढ़ता नहीं है, अगर ये रेजिस्टेंस क्रॉस किया तो ये पॉइंट में आपको बाई करना है, ताकि ये आपको आगे आगे रेजिस्टेंस ब्रेक करके आगे जा सकता है। तो आप मनी कंट्रोल को वेबसाइट में जाके कुछ भी स्टॉक्स का डाल के नाम डाल के आप सर्च करते हैं तो आपको रेजिस्टेंस एंड स्टॉप लॉस मिलता है। तो ये आपको जस्ट बेसिक आइडिया है। तो चार्ट, अगर आपको टेक्निकल इंडिकेटर्स देखना है तो चार्ट का ज़रूरी है। चार्ट इज़ नथिंग बट, तो आप इधर देख सकते हैं ये चार्ट है, अभी हमने ये जो लगाया इन्फोसिस का ही चार्ट है। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा प्राइस है 1200 से लेके 1750। इधर देख सकते हैं आप, ये मंथ है। तो
इधर ऊपर की तरफ है, ये आपको चार्ट है। ये हम नॉर्मली आपको क्या देखना है, डी में देखना है, मतलब डे, एक दिन का है। ये एक भी मोमेंट रहेगा एक दिन का रहेगा। अगर आपको 1 आवर का मोमेंट देखेगा तो आपको चार्ट और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखता है। तो आप जो भी इंट्राडे करते हैं वो 1 मिनट का, 3 मिनट का, 5 मिनट का देखते हैं, वो आप इधर कैंडल स्टिक्स यूज़ करते हैं। तो हमको वो लेवल में अभी नहीं जा रहे हैं हम वेरी बेसिक थिंग्स हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हम लोग डे में देखते हैं। आप नीचे की तरफ देख सकते हैं। अगर आपको 5 साल का ग्राफ देखना है तो आप 5 ईयर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, 1 ईयर को सिलेक्ट कर सकते हैं, 6 मंथ को कर सकते हैं। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम शॉर्ट टर्म नहीं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हम स्टॉक खरीदते हैं, तो हम इसको डे में देखते हैं। ये बेस्ट ऑप्शन है, आप सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आप इधर देख सकते हैं रेड एंड ग्रीन जो दिख रहे हैं कॉलम्स, इसको वॉल्यूम बोलते हैं। जो ये जिधर जिधर ज़्यादा दिख रहा है तो वॉल्यूम ज़्यादा, इधर एक ग्रीन हाई ज़्यादा है मतलब बायर्स ज़्यादा है, तो रेड है तो सेलिंग ज़्यादा है। तो ये बेसिक चार्ट है। तो इधर प्राइस रहेगा, तो आप देख सकते हैं अगस्त में ये इसका प्राइस कितना था, जून में कितना था। तो ये आपको बेसिक आइडिया देता है। तो टेक्निकल इंडिकेटर्स के लिए टेक्निकल के बारे में हम लोग बहुत अलग सा वीडियो बनाएंगे, इन डिटेल इन डेप्थ हम लोग उसमें आपको बताएंगे। तो कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन एंड अनाउंसमेंट्स, जैसा आप NSE का वेबसाइट में जाएंगे, जो भी कॉर्पोरेट का इन्फॉर्मेशन है उनको एज़ पर सेबी का रेगुलेशंस को आपको इधर इनको बताना पड़ता है। जो भी उनका इधर देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल प्रेस रिलीज है, तो अपडेट्स है, जो भी अपडेट्स है ये कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशंस में इधर डालते हैं। तो हमारा पास वो स्टॉक है तो आप जाके उसका बारे में पढ़ सकते हैं, और उसका नेगेटिव पॉजिटिव जो भी चीज़ है आपको अपडेट्स मिलते रहते हैं। और एक आता है कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशंस में एक्शंस। पहले हमने देखा अनाउंसमेंट था, अभी एक्शंस। तो एक्शंस में क्या होता है, अभी हम हैं बोर्ड मीटिंग्स में। अभी ये जो है कॉर्पोरेट एक्शंस, मतलब ये कंपनी ने जो टाइमलाइन में उसका डिविडेंड दिया है, बोनस दिया है, और स्टॉक स्प्लिट हो गया, जो भी चीज़ है आपको इधर देख सकते हैं। तो NSE का वेबसाइट में आपको हमेशा जाके कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशंस में जाके एक्शंस में देखेंगे तो आपको इधर देखिए 31 मई 2021 को एनुअल जनरल मीटिंग में 15 रुपीज़ का डिविडेंड उन्होंने अप्रूव किया था। तो 23 अक्टूबर 20 को इंटरिम डिविडेंड का 12 रुपीज़ का उन्होंने दिया था, अप्रूवल दिया था। तो इधर एक्स डेट है, रिकॉर्ड डेट है, तो इसका बारे में भी हम आगे देख लेते हैं। मतलब ये बेसिकली आपको डिविडेंड, बोनस, स्प्लिट जो भी कॉर्पोरेट एक्शंस होता है उसको आप इधर जाके देख सकते हैं। दोस्तों अभी से थोड़ा आपको कैलकुलेशन का तरफ हम जाते हैं। अगर हमने पहले भी बोला, अगर आपको जो भी क्लियर नहीं है पॉज कीजिए, पढ़िए। तो हमने बहुत टाइम लेके सोच समझ के आपको इजी होने जैसा हम वीडियो बनाया हुआ है। 2 टाइप है, एक सेक्टरल इंडेक्स PE है, सिंबल PE है। तो व्हाट इज़ PE सेक्टरल इंडेक्स? द प्राइस टू अर्निंग रेशियो, PE रेशियो, द रेशियो फॉर वैल्यूइंग ए कंपनी दैट मेजर इट्स करंट शेयर प्राइस रिलेटिव टू इट्स पर शेयर अर्निंग्स, EPS मतलब अर्निंग पर शेयर। तो ये आपको जो भी फाइनेंशियल रिजल्ट्स आएगा तो आप हर क्वार्टर में EPS आपको देखने मिलता है। तो ये इम्पोर्टेंट होता है कि हमको इंडेक्स PE रेशो को कैलकुलेट करने को, ये टर्म समझ लीजिए EPS। तो इट कैन बी ऑल्सो बी यूज टू कंपेयर ए कंपनी अगेंस्ट इट्स ओन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड और टू कंपेयर एग्रीगेट मार्केट अगेंस्ट वन अनदर और ओवर टाइम। तो अभी हमको 2 चीज़ देखना है, व्हाट इज़ PE, व्हाट इज़ सेक्टरल PE। जो एक इंडेक्स PE रहेगा, एक सेक्टरल PE रहेगा। जो इंडेक्स PE सेक्टरल PE से कम है, मतलब इसमें बहुत पोटेंशियल ग्रो कर सकते हैं। अगर आपका इंडेक्स PE सेक्टरल PE से ज़्यादा है, मतलब इसमें ऑलरेडी ग्रोथ हो चुका है। तो आप इधर बेसिकली प्राइस टू अर्निंग रेशियो शोज what the market or the investor is willing to pay for a stock. Based on its current earnings, an industry PE ratio can be calculated dividing its market capitalization by its total net profit. तो इंडस्ट्री PE को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो मार्केट कैपिटल डिवाइडेड बाय इट्स टोटल नेट प्रॉफिट। बहुत सिंपल चीज़ है। अब ये ज़्यादा थियोरेटिकल पढ़ने मत जाइए, आपको सिंपल कैलकुलेशन बताया। ये हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का हमने एक
डाटा निकाला, देखिए ये मार्केट कैपिटल है इसका 1,35,590 क्रोर्स इसका मार्केट कैप है। तो इसका नेट प्रॉफिट क्या है 2021 में 7,980 क्रोर्स का नेट प्रॉफिट है। इसको आपको सेक्टर पी निकालने के लिए ये चीज़ को इसमें डिवाइड करना है, बहुत सिंपल गणित है दोस्तों। तो अभी 1,35,590 को 7,980 से डिवाइड किया, 16.99 आया, दिस इज़ योर सेक्टर पी। तो दोस्तों ये बहुत सिंपल है, 16.98 आपका सेक्टर पी आ गया। अभी आपको टी टी एम पी देखना है। तो इधर हमने सेक्टर पी देखा, टी टी एम पी इज़ नथिंग बट ट्रायलिंग 12 मंथ्स। सो ट्रायलिंग 12 मंथ्स का प्रॉफिट अर्निंग रेशो है, पी रेशो है, ट्रायलिंग 12 मंथ्स टी टी एम पी। द टी टी एम पी इज़ द करंट शेयर प्राइस डिवाइडेड बाई द लास्ट 4 क्वार्टर्स ई पी एस। TTMP is easy to calculate because companies declare that financial result including EPS। मतलब ये बोल रहा है कि आपको हर कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट आता है तो उसमें उन्होंने EPS को डिक्लेयर करना है, तो आपको EPS तो मिल जाता है। देखिए इधर EPS दिया हुआ है 20.36, मतलब 1 2 3 4 आपको ऐड करेंगे तो ये EPS है। तो फाइनेंशियल रिजल्ट से हमने ऐड किया तो आपको 20.36 सकते हैं। इधर देख सकते हैं आप 4.59, 5.21, 5.87, 4.69, ये 4 EPS को, मतलब 4 क्वार्टर का EPS को आपने ऐड किया तो आपको मिला TTM EPS। तो ट्रायलिंग 12 मंथ EPS मिला 20.36। अभी इसका करंट मार्केट प्राइस है 320.90। तो आपको TTM PE के लिए ट्रायलिंग 12 मंथ PE के लिए 320.90 डिवाइडेड बाय, तो लास्ट 4 क्वार्टर का EPS से आपको डिवाइड करना है, तभी आ जाएगा 15.76। आप इधर देख सकते हैं। तो इसमें से हमने करंट मार्केट प्राइस को डिवाइड किया तो आपको TTM PE आ गया 15.76। ये जो PE रेशो है ये सेक्टर PE से कम रहना है, तो आपको इसमें ग्रोथ के लिए पोटेंशियल रहता है। EPS तो हमने पहले देखा, EPS इज नथिंग बट नेट इनकम अवेलेबल टू द शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाई वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग। तो जो इनकम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर्स, आउटस्टैंडिंग शेयर्स है, उसको आप डिवाइड किया तो EPS मिल जाता है। टू कैलकुलेट ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी। तो एनालिस्ट सिंपली डिवाइड द कंपनीज नेट इनकम बाय इट्स एवरेज शेयर होल्डर्स इक्विटी बिकॉज ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी इज इक्वल टू असेट्स माइनस लिएबिलिटीज। तो एवरेज शेयर होल्डर्स इक्विटी इज इक्वल टू असेट्स माइनस लिएबिलिटीज़। तो आपको ये सिंपल गणित है, अगर आप पास करके आप जाके 1 बाय 1 कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट कैलकुलेशन है आपको हमने एक्सप्लेन किया, तो बाकी चीज़ हम इधर जस्ट आपको बेसिक आइडिया दे रहे हैं। डेब्ट टू इक्विटी रेशो फार्मूला इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग कंपनीज टोटल लिएबिलिटीज़ बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो डेब्ट टू इक्विटी रेशो रहेगा टोटल लिएबिलिटीज़, इनका जो भी कर्जा है टोटल उधारी है, डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी है उसको टोटल लिएबिलिटीज़ को आप डिवाइड करेंगे तो डेब्ट टू इक्विटी रेशो आपको मिल जाता है। ये हमेशा कितना कम रहेगा उतना अच्छा है। डेब्ट टू इक्विटी रेशो कितना ज़्यादा रहता है मतलब उनका ज़्यादा लोन है तो प्रॉफिट का इसमें आपको कमती हो सकता है। तो लिएबिलिटीज़ हियर ऑल द लिएबिलिटीज़ दैट कंपनी ओज आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। जो भी इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिएबिलिटीज़ है सबको इधर कंसिडर करना पड़ता है। तो व्हाट इज़ रेवेन्यू एंड व्हाट इज़ प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट ये बहुत सिंपल चीज़ है, तो कोई भी समझ सकता है। तो रेवेन्यू, ग्रॉस रेवेन्यू इज़ ग्रॉस सेल और सिंपली रेवेन्यू रेफर्स टू द टोटल इनकम। दोस्तों हम ज़्यादा पढ़ते जाएंगे तो आपको वीडियो और लंबा हो जाएगा, तो आप पास करके देख सकते हैं। जो एक कंपनी, एक लाइक एग्जांपल के पास जाते हैं, तो इफ़ ए कंपनी ABC विडजेट लिमिटेड, एक कंपनी है, ABC कंपनी है, तो एक चीज़ कुछ मैन्युफैक्चर करके वो बेचता है तो उसका कॉस्ट लेता है 100 रुपीज़ कस्टमर से। तो ये लोग मैन्युफैक्चर करके उसको बेच रहे हैं 100 रुपीज़ को। तो एक्चुअली इसको जो मैन्युफैक्चर करने का कॉस्ट रहता है 25 रुपीज़, मतलब बच गया 75 रुपीज़। तो अभी रेवेन्यू क्या होता है, 100 रुपीज़ जो है उसको रेवेन्यू बोलते हैं। मतलब जो भी कस्टमर से जो सेल किया, तो कस्टमर से हमने लिया उसको 100 रुपीज़ हो गया उसका रेवेन्यू। तो जो अब उसका कॉस्ट है 25 रुपीज़ माइनस करेगा तो 75 रुपीज़ उनका प्रॉफिट हो गया।
ये तो सिंपल चीज़ें आप जान सकते हैं। तो आगे चलते हैं। तो अभी हमने देखा, अभी फाइनेंशियल्स जो पीछे हम जो भी डिस्कस किया, ये पूरा आपको फाइनेंशियल ओवरव्यू में आ जाता है। तो हमने इधर मनी कंट्रोल का वेबसाइट से एक इन्फॉर्मेशन लिया, तो आपको जिधर भी जाएंगे एक कॉमन रहेगी। देखिए रेवेन्यू अभी हमने जस्ट बात किया, नेट प्रॉफिट हमने बात किया, अर्निंग पर शेयर हमने बात किया, बीवीपीएस आपको बताया, रिटर्न ऑन इक्विटी बताया, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो बताया। इसके लिए जो अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप पीछे जाके देखिए, फिर आपको गूगल में भी सर्च कर सकता है। तो अगर आप कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र है, कोई आपको अच्छा समझा सकते हैं, उनसे भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बट ये चीज़ें आपको फंडामेंटल एनालिसिस का टाइम में जो कंपनी का फाइनेंशियल आप देखते हैं तो इम्पोर्टेंट है, तो इसका बेसिक आपको नॉलेज रहना है। तो एस एम ए इज़ नथिंग बट सिंपल मूविंग एवरेज। बहुत तरह का एवरेजेस होता है, तो हम नॉर्मली मैं नॉर्मली सिंपल मूविंग एवरेज ही देख लेते हैं। तो सिंपल मूविंग एवरेज इज़ कैलकुलेटेड बाय एडिंग द प्राइस ऑफ द स्टॉक ओवर ए नंबर ऑफ टाइम पीरियड एंड देन डिवाइडिंग द सम बाय द नंबर ऑफ द टाइम पीरियड्स। मतलब अभी 200 दिन का है, 200 दिन का आपको प्राइस, हम जो स्कूल में किया वही सिंपल गणित है। तो 200 दिन का आपको प्राइस को ऐड करेगा, फिर डिवाइडेड बाय आपको 200 करेगा, तो 200 दिन का एवरेज आ गया। तो 5 दिन का भी ऐसा है, 5 दिन का प्राइस को जो भी प्राइस है 5 दिन का ऐड करना है, फिर उसको 5 से डिवाइड करना है, तो आपको 5 दिन का एवरेज आ जाएगा। तो दोस्तों अगर आप समझिए, आपको एक कंपनी का स्टॉक एनालिसिस करना है, आपको सिंपल मूविंग एवरेज निकालना है, तो आप क्या जाके 1 बाय 1 डाल के कैलकुलेशन करके करने का कोई ज़रूरत नहीं, आपको पूरा रेडीमेड कैलकुलेशन मिल जाता है। बट आपको एक बेसिक चीज़ पता चलना है कि SMA मतलब सिंपल मूविंग एवरेज, ये सारा चीज़ टेक्निकल्स में आता है। तो हम टेक्निकल को शायद पार्ट 5 में आपको बताते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस का, नहीं तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में वीडियो करेंगे। तो आपको हमारा रिक्वेस्ट है कि आप पूरा पार्ट को पार्ट बाय पार्ट देखते जाइए, ताकि आपको कंप्लीट आइडिया मिल सके। तो इनसाइडर ट्रांजैक्शन बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। तो व्हाट इज़ इनसाइडर ट्रेडिंग एंड व्हाई इज़ इट लीगल? इनसाइडर ट्रेडिंग इज़ डीम्ड टू बी illegal when the material information is still non-public, and this comes with harsh consequence including both potential fines and jail time. Material non-public information is defined as any information that could substantially impact on the stock price of the company. दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको इनसाइडर ट्रांजैक्शन देखना है। अगर इन्होंने बोला जब इलीगल होता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन अभी फाइनेंशियल रिजल्ट आने का बाकी है, तो सर्टन टाइम है, तो उसका पहले इन्होंने अपना शेयर बेच दिया, मतलब उसको पता है अपना कंपनी बहुत नुकसान में है, तो उन्होंने अपना कंपनी का स्टॉक खुद शेयर सेल करने निकलेंगे, तो आपको पता चलता है कि कंपनी में कुछ गड़बड़ आने वाला है, तो मार्केट में बहुत हलचल हो सकता है। तो ये टाइम है इनको बाई सेल का वो लॉक किया जाता है। आप NSE का वेबसाइट में जाके कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन में देखेंगे तो इनसाइडर ट्रेडिंग बैन लॉक पीरियड देता है। तो इधर देख सकते हैं, अभी देखिए इनसाइडर इन्होंने कंटिन्यूअल डिस्पोजल किया। तो क्यों डिस्पोजल किया? अगर उनको पर्सनल वजह से वो लोग डिस्पोजल कर रहे हैं तो ठीक है, अगर सब लोग कंटिन्यूस डिस्पोज कर रहे हैं मतलब कंपनी में कुछ तो प्रॉब्लम है। तो हमको इनसाइडर ट्रांजैक्शन का हमेशा इन्फॉर्मेशन देखना है। अगर समझो इनसाइडर कंटिन्यूसली बाई कर रहा है, शेयर से ऐड कर रहा है, मतलब वो उसका कंपनी के बारे में कॉन्फिडेंट है, तो ये हमको जस्ट हिंट मिल जाते हैं। तो इनसाइडर ट्रांजैक्शन अगर आप अभी तक नहीं देखते तो आपको देखना ज़रूरी है। तो दोस्तों अभी हम आ गए डिविडेंड में। ये डिविडेंड जो होता है, ये डिविडेंड इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम ऑफ ए कंपनीज अर्निंग टू ए क्लास ऑफ इट्स शेयर होल्डर्स एज डिटरमाइंड बाय द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. Common shareholders of dividend paying companies are typically eligible as long as they own the stock before the ex dividend date. दोस्तों डिविडेंड कुछ नहीं है। अभी मैं एक कंपनी का जैसा मैं हिंदुस्तान जिंक, ये बहुत अच्छा खासा डिविडेंड देता है ये कंपनी, तो ये कंपनी का स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं। तो हमको क्या प्रॉफिट है, मतलब आप एक स्टॉक को परचेस किया, 1 साल रखा, 2 साल रखा, तो कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कर रहा है। तो अगर आपको पैसा नहीं दे रहा है, आप कितना दिन वेट करोगे? मतलब स्टॉक प्राइस बढ़ते रहेगा, वो अलग बात है, बट कुछ हिस्सा उन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड का रूप में देता है।
मतलब अभी आपका करंट मार्केट प्राइस है हिंदुस्तान जिंक का 320, आपके पास 100 शेयर है, तो ये आपको बोलेगा कि ये इतना प्रॉफिट का इतना इतना 1000 करोड़ का प्रॉफिट में हम सारा शेयर होल्डर्स को 5-5 रुपये का डिविडेंड देता है। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं। तो आपके पास 100 शेयर है तो 5 रुपये का डिविडेंड है, तो आपको 100/5 का रेशो में आपको मिल जाता है। बट दोस्तों, एक्स डिविडेंड डेट जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उस दिन अगर जो स्टॉक आपका पोर्टफोलियो में है तो आप एलिजिबल रहता है। तो एक्स डेट कभी मिलता है, रिकॉर्ड डेट कभी होता है, ये पूरा आपको कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन में मिलता है, जो हमने पहले बताया। कॉर्पोरेट एक्शंस में आप जाके देखेंगे तो उधर एक्स डेट था, रिकॉर्ड डेट था। सो वो डिविडेंड का, तो डिविडेंड का हमने एक सिंपल एग्जांपल निकाला, आपको अगर समझ में नहीं आता है तो। जैसा ये एप्पल का पेड़ है, तो एप्पल का पेड़ समझिए एक कंपनी। तो एक सीज़न आता है, मतलब अर्निंग का सीज़न आता है। तो अब ज़्यादा कन्फ्यूजन मत हो जाइए, ये सिंपल में जो समझते हैं आपको सिंपल तरीके से बोलने को ट्राई कर रहे हैं। तो आम का पेड़ है आपका कंपनी, तो एक सीज़न में अभी सॉरी एप्पल का पेड़ है, तो अभी सीज़न में एप्पल हो गया, तो बहुत सारा एप्पल हो गया, सही है। तो आपको भी, आप शेयर होल्डर से, तो आपको भी आपका हिस्सा मिल जाता है। ऐसा सारा शेयर होल्डर्स को एक हिस्सा वो लोग डिविडेंड का रूप में देता है। तो बोनस, तो डिविडेंड हो गया, तो बोनस क्या है? तो व्हाट इज मीन्ड बाय बोनस शेयर्स? A bonus issue is an offer given to the existing shareholders of the company to subscribe for more additional shares instead of increasing the dividend payout. The company's offer to distribute additional shares to the shareholders. For example, the company may decide to give out one bonus share for every 10 shares held. तो पहले हमने देखा डिविडेंड, तो आपको सर्टेन परसेंटेज वो डिसाइड करता है कि इतना पैसा आपको दे के डिविडेंड का रूप में दे के ख़त्म कर देते हैं प्रॉफिट। इधर क्या होता है, बोनस होता है। बोनस में आपको मार्केट प्राइस जो है, आपका शेयर, आपके पास 100 शेयर है तो 1:1 होता है, कभी 1:2 भी होता है, नहीं तो 1:3 होता है। मतलब 1:3 मतलब आपके पास 3 शेयर है तो आपको एक शेयर फ्री में मिल जाता है। तो इधर हमने जो बताया ना स्पेशल ऑफ़र, कभी कभी अभी शॉपिंग मॉल में आपको ऑफ़र लगता है, तो बाई 2 get 1 फ्री, बाई 1 get 1 फ्री, बाई 3 get 1 फ्री, ये सेम फंडा है इधर। आपको क्या होता है, नॉर्मली हम समझते हैं बाई 1 get 1 फ्री मतलब वो जो दोनों का पैसा मिला के लेता है, बट एक फ्री करके बोलते हैं ताकि आपको अट्रैक्शन करे। तो इधर आपको अट्रैक्शन भी हो सकता है। बोनस शेयर क्यों होता है कि आपको एक वैल्यू हाई हो गया एक शेयर का, तो उसको अपना शेयर वैल्यू कम करना है, तो क्या करते हैं, 500 रुपये का शेयर है तो 1:1 बोनस देता है, 250 हो जाता है। आपका पास एक शेयर 2 हो गया तो उसका प्राइस क्या हो जाएगा, 250 × 2। तो प्लीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, इधर आपका ग्रास अमाउंट है ना 500 का 500 रहेगा। पहले 500 रुपये का एक शेयर था, उन्होंने 1:1 का बोनस दिया, तो आपका पास 2 शेयर हो गया 250 रुपीज़ का। तो आपको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, आपका एक शेयर 2 उन्होंने डिवाइड किया। तो बोनस अच्छा है अच्छा नहीं है तो कभी बोल नहीं सकते। अभी जैसा विप्रो का आपने हिस्ट्री सुना है, इन्फोसिस का हिस्ट्री सुना है, तो जैसा पहले कुछ सर्टन अमाउंट ने किया, अब 10 साल 20 साल के रखता है, तो बोनस के बाद में क्या होता है, आपका शेयर्स मल्टीपल होता है, फिर वो पॉइंट से आगे कंपनी बढ़ते हुआ जाता है, तो आपको प्रॉफिट भी मल्टीपल होता है। ये बोनस में होता है। बट कोई कोई कंपनी ऐसा है, उनका कुछ बेसिक्स फंडामेंटल्स उतना अच्छा नहीं रहता है, मतलब उनको अपना लिक्विडिटी बढ़ाना है, तो कंपनी को लाइव रखना है, मार्केट कैपिटल को भी इंक्रीज़ करना है, तो उन्होंने बार बार बोनस देते रहता है। तो इसका वजह से क्या होता है, वो स्टॉक हमेशा न्यूज़ में रहेगा, पब्लिक बाई सेल करते रहेंगे। ये हो गया बोनस। तो स्प्लिट, तो पहले था डिविडेंड, आपको समझ में आ गया, बोनस हो गया। स्प्लिट में क्या होता है, तो ये इन्फोसिस का है, अभी फेस वैल्यू स्प्लिट होता है, मतलब 10 रुपये का फेस वैल्यू अभी उन्होंने 1:1 किया, तो क्या हो गया, 5 हो गया। तो कभी 1:10 करते हैं, मतलब 10 रुपये के फेस वैल्यू 1 हो जाता है। तो तभी क्या होता है, आपको अगर आपका पास 100 रुपये का फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू है, 1:10 करते हैं, मतलब इसको 10 हिस्सा में स्प्लिट करता है। तो जो भी अभी समझो मार्केट प्राइस 1000 था, तो 1:10 मतलब 10 स्प्लिट करेंगे तो
नया मार्केट प्राइस हो जाएगा 100, फेस वैल्यू हो जाएगा 1। तो इसमें क्या होता है, जितना फेस वैल्यू स्प्लिट होता है उतना गुना आपका करंट मार्केट प्राइस स्प्लिट होता है। तो ये क्यों स्प्लिट करता है, मतलब जैसा अभी देखिए इन्फोसिस का हमने कैलकुलेट किया था, अगर कंपनी ने अभी तक बोनस स्प्लिट नहीं दिया हो तो आज का डेट में उसका एक शेयर का वैल्यू रहता था 2 लाख रुपए के आसपास। तो मैंने ऐसा रफ कैलकुलेशन किया था, क्यों आप कॉर्पोरेट एक्शन में जाके उल्टा कैलकुलेट करना है, कितना बोनस दिया, कितना स्प्लिट दिया, उसको आप ऐड करते मल्टीपल करते जाएंगे तो आपको ओरिजिनल प्राइस तक आप पहुंच जाते हैं। तो उसका हिसाब से 2 लाख रुपए के आसपास था। अगर एक शेयर का वैल्यू 2 लाख रुपए है तो कोई लेने वाला नहीं है, मतलब मेरा आपका जैसा जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनको बहुत महंगा पड़ता है। इसके लिए उन्होंने टाइम टाइम पे बोनस दे के उसको कम करते हैं। तो बोनस ही देते रहे कंपनी तो उसका फेस वैल्यू सेम रहेगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर अभी फेस वैल्यू क्या होगा, उन्होंने स्प्लिट किया तो 10 को उन्होंने 5 किया, तो दो दो डिवाइड किया उन्होंने। इसका वजह से क्या होता है, ये जो वॉल्यूम है ना, कंपनी का वॉल्यूम बढ़ जाता है। मतलब पहले समझो 1 लाख शेयर था, फिर उन्होंने 10 गुना किया तो 10 लाख शेयर हो गया। तो इसका वजह से क्या होता है, मार्केट प्राइस सस्ता हो जाता है, नंबर ऑफ़ वॉल्यूम बढ़ता है, तो मार्केट में आपको अवेलेबिलिटी इजी होता है। तो इसके लिए हमने एक जस्ट सिंपल एक लेके अभी यही हम बोल रहे थे, स्प्लिट अच्छा है नहीं है। स्प्लिट इज़ आर ऑफन बुलिश साइन सिंस वैल्यूएशन गेट टू हाई दैट द स्टॉक में बी out of reach for the small investor trying to stay diversified. Investors who own a stock that splits may not make a lot of money immediately, but they shouldn't sell the stock since the split is likely a positive sign. मतलब देखिए, तो स्प्लिट है पॉजिटिव साइन है, तो हमने जो भी स्टॉक स्प्लिट होते हुआ देखा उसका बाद में उसमें अच्छा खासा गेन आता है, अगर फंडामेंटली कंपनी बहुत अच्छा है तो आपको सिंपल एग्जांपल लेके आता है। तो ये देख सकते हैं वाटरमेलन, तो ये वाटरमेलन है ना, फुल अक्का वाटरमेलन को आपको पैसा ज़्यादा है, अगर आपको नहीं लेना है, मतलब आपको जस्ट एक पीस बस है, तो आप क्या करेंगे, इसको बहुत महंगा हो जाएगा तो आप लेंगे नहीं। तो दुकानदार क्या करते हैं, जब तक उसको फुल वाटरमेलन लेने वाला आता है तब तक उसका बिजनेस नहीं होता है। तो वो क्या किया, उसने स्प्लिट किया, मतलब उसको 1-2 पीस किया, 4 पीस किया। तो जैसे जैसा उसने सस्ता किया, अभी मेरे को 1 पीस चाहिए तो 1 पीस लेके हम खा सकते हैं, मतलब इसका ख़रीदारी बढ़ जाएगा। मतलब उनको अभी हम जा रहे हैं, बहुत गर्मी है, आपको एक ही पीस खाना है, आपके पास टाइम नहीं है, आपको बड़ा पीस कैरी करके लेके जाने का टाइम नहीं है, तो आप लेते हैं। मतलब इसका मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल होता है, आपको एक ही पीस खरीदना है। अगर इसका 100 रुपया है तो 4 हिस्सा में बांटा उसने, 25 रुपये में आपको एक हिस्सा मिल रहा है, आप और आपका दोस्त आराम से 25 रुपये में लेके खा सकते हैं। ये स्प्लिट का फंडा है। तो उसको अपना वैल्यूएशन सस्ता करना है बिना अपना कंपनी को नुकसान पहुंचाते हुए, तो वो क्या करेगा, उसको सेम को 4 गुना में बांटेगा, मतलब 1:4 हो जाएगा। तो ये स्प्लिट का कॉन्सेप्ट है दोस्तों। आई होप कि आपको अभी तक जो भी बेसिक टर्म्स बोला सारा समझ में आ गया। अगर आप हमको वीडियो आगे लंबा नहीं करना है तो अब तक आपको बहुत सारा हमने बेसिक चीज़ें सिखाया, तो हम भी सीख रहे हैं। आपको सिखाने का पहले हम समझने का कोशिश करते हैं, उसके बाद में आप तक ये वीडियो लेके आए। दोस्तों, अब तक आपने वीडियो वॉच किया तो आपका समय के लिए धन्यवाद। अगर आपको जो भी एक छोटा सा भी इंफॉर्मेशन कुछ नया मिला तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और आपका दोस्त लोगों को बोलिए। तो हम आप इनकरेज कीजिए कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का पहले वो लोग बेसिक चीज़ें समझे। तो नेक्स्ट हम लोग आ जाएंगे पार्ट 4 के साथ और ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस के साथ। आपको नेक्स्ट सीरीज नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।